कोरोना से हमने एक बड़ी जंग जीती है। अब स्कूल, कॉलेज, बाजार, ऑफिस पहले की तरह खुल गए हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना वायरस ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। कोरोना हमें पुनः परेशान न करे, इसके लिए जरूरी है लगातार सावधानी और सजगता। खुद भी सतर्क रहना और दूसरे को भी सावधान करना है। सबसे पहले कोविड टीके की दोनों डोज समय पर लगानी है। याद रखें, टीका ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। उत्तराखंड में 100% पात्र लोगों को पहली डोज लगाने के बाद अब तक 75% से ज्यादा पात्र लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। कोरोना से जंग के बीच जनजीवन तेजी से दौड़ता रहे, इसीलिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभानी है। जरूरी है वही सतर्कता। अपने हाथों की सफाई का ध्यान रखें, घर से बाहर मास्क लगाएं और कोविड से बचाव संबंधी सभी नियमों का पालन करें। हमने मन में ठाना है, कोविड से सबको बचाना है। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गढ़वाल में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का समापन। राजनाथ सिंह बोले, पीएम मोदी के मन में उत्तराखंड के विकास को लेकर एक तड़प, विपक्ष पर साधा निशाना। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय पर भाजपाइयों ने किया घेराव। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तीखी नोकझोंक। पंजाब में हुए घटनाक्रम पर छिड़ा सियासी संग्राम। कोरोना के बीच चुनावी तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग। 5 साल में 5 लाख से ज्यादा वोटर्स बढ़े। नए जुड़ने वालों में महिला वोटर्स ज्यादा। और उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर। देहरादून बना कोरोना का हॉटस्पॉट। प्रशासन हुआ सख्त। कोविड नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं भाजपा की विजय संकल्प यात्रा की। गढ़वाल में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का समापन हो गया है। उत्तरकाशी पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के मन में उत्तराखंड के विकास को लेकर एक तड़प है। केदारनाथ में उन्होंने पुनर्निर्माण कार्य कराया है। उत्तराखंड वासियों को एक बार उसको की सोच से बाहर निकलना होगा। इस बार कांग्रेस को पहाड़ से भी बाहर कर दीजिए। ये पंक्तियां एकात्म मानव और आज जब हमारी विजय संकल्प यात्रा चल रही, आज समापन है। बहन भाइयों, विजय संकल्प यात्रा केवल इसलिए नहीं है कि हम आपसे वोट मांगे। वोट दीजिए, वोट दीजिए। आप मुझे जांचेंगे, परखेंगे, तौलेंगे। यदि हम आपकी कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे तो मैं जानता हूं कि हमारी उत्तराखंड की जनता इतनी ईमानदार जनता है, वह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का ही बटन दबाएगी। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भाजपा के चुनाव प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि हरक सिंह रावत ने अपना और अपनी बहू अनुकृति गुसाई के लिए टिकट की मांग की है। हालांकि हरक सिंह रावत ने प्रदेश प्रभारी से हुई मुलाकात को लेकर कोई स्पष्ट राय तो नहीं दी, लेकिन प्रहलाद जोशी से मुलाकात करने के बाद हरक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा कि 4 महीने के समय में सीएम ने काबिल तारीफ काम किया है। ऐसा ना देखो, 4 महीने में उसने जितना अच्छा मैं सोचता हूँ कि देखो 4 महीने का समय बहुत नहीं होता है, लेकिन 4 महीने में जिस तरह तेजी के साथ काम किया है ना, सबको इज्जत देकर। राजनीति में कोई भी क्या होता है, इज्जत होती है कि वे सम्मान देता है। वो मुख्यमंत्री होने के बाद भी मुझे बड़े भाई की तरह सम्मान देता है। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि या तो मैं बैठूँगी कुर्सी पर, अब मैं न बैठूं तो मेरा छोटा भाई, जैसे राम जब वनवास चले गए थे तो भरत को बैठाया था ना, तो ऐसे ही हर आदमी चाहता है। तो आप राम हैं? अब मैं तो राम तो नहीं हूँ, देखो मेरी इतनी औकात नहीं है। मैं तो अपने आप को बहुत छोटा सा तुच्छ प्राणी समझता हूँ, बहुत एक सामान्य से आदमी हूँ। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। श्रीनगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने श्रीकोट स्टेडियम का निरीक्षण किया। खेल मैदान का जायजा लेने के बाद कैबिनेट मंत्री ने बताया कि स्टेडियम का लोकार्पण 8 जनवरी को किया जाएगा। स्टेडियम का नाम भारत के पहले सीडीएस शहीद जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा।
देखिए, जो हमारा श्रीनगर सिरकोट का स्टेडियम बन रहा है, ये पूरे उत्तराखंड का सबसे बेहतरीन स्टेडियम बन रहा है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि श्रीनगर एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय है, NIT है, मेडिकल कॉलेज है और हजारों छात्र छात्राएं यहाँ पे पढ़ते हैं और करोड़ों रुपए की लागत से स्टेडियम बन रहा है। 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी और मैं इस स्टेडियम का उद्घाटन करने वाले हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच चुनावी रैलियों और जनसभाओं में उमड़ रही भारी भीड़ खतरे की दस्तक दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार और विभाग ने कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए जनता के लिए तो नियम कायदे तय कर लिए हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को कौन समझाए कि उन्हें भी इसका पालन करना होगा, वरना हालात बद से ज्यादा बिगड़ सकते हैं। एक रिपोर्ट। कोविड की तीसरी लहर की प्रबल होती आशंकाओं के बीच चुनावी मौसम और चुनावी मौसम में मुख्य चुनाव आयुक्त की कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने की अपील। बावजूद इन सबके बीच धड़ल्ले से चुनावी रैलियां हो रही हैं। पिछले 1 महीने में अकेले देहरादून में ही 3 बड़ी रैलियां हो चुकी है। इस बीच सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि कहीं कुंभ की तरह प्रदेश भर में हो रही चुनावी रैलियां कोरोना सुपर स्प्रेडर न बन जाएं। पिछले 1 महीने में देहरादून के परेड ग्राउंड में 3 बड़ी रैलियां आयोजित की गई। पहली रैली 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई, जिसमें भाजपा ने 1 लाख लोगों को बुलाने का लक्ष्य जुटाया। खचाखच मैदान में लोग ना तो मास्क लगाए नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़िए। इसके बाद दूसरी रैली 16 दिसंबर को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की हुई। इसमें भी परेड मैदान में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। तीसरी रैली साल 2022 के आगाज के साथ 3 जनवरी को आम आदमी पार्टी की रही। इस रैली में आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले ही दिन अपने कोविड पॉजिटिव होने की ट्विटर पर पुष्टि की तो हड़कंप मच गया। हालांकि आप पार्टी के नेताओं की रिपोर्ट निगेटिव आने से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन ये तीनों रैलियां इस तरफ इशारा कर रही हैं कि कोविड से बचाव के इंतजाम करने में राजनीतिक दलों की कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अल्मोड़ा और श्रीनगर में प्रियंका गांधी की बड़ी रैली को स्थगित जरूर किया गया है। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लाखों लोग इससे बीमारी से पीड़ित हुए, उसके साइड इफेक्ट्स के चलते आज तक सहज रूप में जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। और अब चुनावी स्थितियों को देखते आपने जो कहा कि रैलियों पर क्या होना चाहिए, इसका संज्ञान मैं चाहता हूं कि स्वयं चुनाव आयोग ले। सरकार पर यह भरोसा हम नहीं कर सकते कि सरकार निष्पक्ष होकर कोई गाइडलाइन तय कर सके। सरकार एक पक्षीय अपने हित में, अपने जिस पार्टी की ये सरकार है उस पार्टी के हित में सोचती है। राजनीतिक जानकार इस बात की आशंका जता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर में चुनावी रैलियां कहीं कोरोना सुपर स्प्रेडर न बन जाए। तो वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त भी कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए सियासी दलों से आग्रह कर चुके हैं। इस बीच सियासी दलों को सोचना होगा कि चुनावी रैलियां और कार्यक्रम जितने हो सके वर्चुअली ही की जाए, नहीं तो हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। लालकुआं पहुंचे कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत ने जनसभा को संबोधित किया। हरदा ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि पिछले 5 सालों में सरकार ने जनता को छलने का काम किया है, लेकिन अब जनता ने भाजपा को खाड़ फेंकने का मन बना लिया है। वहीं कार्यक्रम में हरदा ने कई नेताओं को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई, साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस में, और इस समय लोग कांग्रेस को ताकत देना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ वो उत्तराखंड का नया भविष्य देख रहे हैं, कांग्रेस के उत्तराखंड के विकास को देख रहे हैं, जन कल्याण को देख रहे हैं, इसलिए सब लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। मैं उनका सबका स्वागत। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर भाजपा ने प्रदेश भर में मुद्दा बना लिया है। इस मसले को लेकर देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देहरादून में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के घेराव की कोशिश की, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। और हैरत इस बात की है कि मौके पर खड़ी पुलिस सिर्फ तमाशबीन की तरह सब कुछ होता देखती रही।
तो वहीं पंजाब में प्रधानमंत्री के साथ घटी घटना पर हरीश रावत ने कहा कि सुरक्षा में चूक जरूर हुई है, लेकिन ये चूक देश की सुरक्षा एजेंसियों के स्तर पर हुई है, जिसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, एक चूक तो है, मगर वो चूक केवल राज्य सरकार के स्तर पर नहीं है, केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों के स्तर पर भी है और उस बात की गहराई से छानबीन हो। तो उधर नैनीताल में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन स्थल पर दर्जन भर से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी के साथ ही पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें, प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब में प्रधानमंत्री के साथ घटी घटना के विरोध में प्रदर्शन किए हैं। पंजाब में है, उनके द्वारा किया गया कुकृत्य, उसके खिलाफ ही हमने यहाँ पर पुतला फूका है कांग्रेस सरकार का, कांग्रेस का, क्योंकि ये सवाल मात्र हमारे पार्टी के, जिनको हम तहे दिल से आदर सत्कार और प्यार करते हैं, मोदी जी का ही नहीं, बल्कि इस देश की महान जनता द्वारा चुना गया, महान संविधान द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री का है। प्रियंका गांधी की जनसभा स्थगित होने पर बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया कांग्रेस को लेकर आई है। पूर्व सांसद बलराज पासी का कहना है कि कांग्रेस को जब इस बात का ज्ञान हो गया कि प्रियंका गांधी की रैली में भीड़ जुटने वाली नहीं है, तो फिर कांग्रेस को रैली स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस को बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त हो गया है और उनको ज्ञान ये प्राप्त हो गया कि प्रियंका गांधी अगर वहाँ पर आती तो जनता वहाँ जुटने वाली नहीं थी, कांग्रेस को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और कोरोना को लेकर जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन आएंगी उसका जो है भारतीय जनता पार्टी पालन करेगी और मैं समझता हूं कि जल्दी आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद चुनाव आयोग की गाइडलाइंस आएंगी और भारतीय जनता पार्टी हर परिस्थिति में जो है के लिए तैयार है। कोरोना के बीच 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही है। हालांकि अभी चुनाव का ऐलान होना बाकी है, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के 5 साल बाद देखा जाए तो प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा नए मतदाता इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। एक रिपोर्ट। 2022 की बिसात के लिए चुनावी ऐलान अभी बाकी है, मगर आयोग की तरफ से चुनावी तैयारियों में कोई कमी नहीं आ रही। 2017 के विधानसभा चुनाव के 5 साल बाद प्रदेश में करीब 5 लाख से ज्यादा नए मतदाता बनाए गए हैं। साल 2017 में हुए चुनावों में कुल मतदाताओं की संख्या 76,06,688 थी, जो इस साल बढ़कर 81,43,922 हो गई है। इनके अलावा 93,964 सर्विस मतदाता भी हैं। खास बात यह है कि 5.37 लाख मतदाताओं में 3,11,106 महिला वोटर्स और 2,25,969 पुरुष वोटर्स शामिल हैं। इस बार आयोग का फोकस भी महिला वोटर्स की संख्या बढ़ाने पर रहा। यही वजह है कि वोटर्स सूची में लिंग अनुपात में इजाफा दर्ज किया गया। अब 1,000 पुरुष मतदाताओं के सापेक्ष 928 महिला वोटर्स हैं। राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारी कार्यालय ने 1 नवंबर 2021 के बाद महिला और 1 जनवरी 2022 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता बनाने के लिए खास अभियान भी चलाया। इसका फायदा ये मिला कि इस अवधि में 2.97 लाख मतदाताओं में इजाफा हुआ है। विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए इस बार तय किया गया है कि किसी भी मतदाता को अपने मतदान स्थल तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी। इसके लिए इस बार 11,647 बूथ बनाए गए हैं। वहीं कोरोना के मद्देनजर एक मतदान केंद्र में अधिकतम 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं रखे गए हैं। जिन मतदान केंद्रों में इससे ज्यादा वोटर्स होंगे वहां अलग बूथ बनाए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनावों में 100 मॉडल बूथ बनाए जाने अभी प्रस्तावित हैं। इन बूथों में पीठासीन अधिकारी और सहायक पीठासीन अधिकारी सभी महिलाएं होंगी। ऐसे मतदान केंद्रों का भी जल्द चयन कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव की तैयारी करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं है। बस इंतजार इस बात का है कि चुनाव आयोग उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कब करता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में लगातार कोरोना ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जबकि देहरादून कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जिसे लेकर जिला प्रशासन और देहरादून पुलिस ने अब सख्त रवैया अपना लिया है। एसएसपी ने सभी क्षेत्राधिकारी को बाजारों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
जी देखिए, जो कोविड की गाइडलाइंस है उसका अनुपालन करवाया जा रहा है। जो गाइडलाइंस में जो नाइट कर्फ्यू के टाइमिंग्स को इंश्योर करवाया जा रहा है, लगातार कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा सभी थाने चौकियों को भी निर्देशित किया गया है कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह है या जहां पर जो है लोग बिना मास्क के या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार हमारे द्वारा की जा रही है। गदरपुर पहुंचे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी ने कांग्रेस नेता मोहम्मद आलम को किसान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर मोहम्मद आलम ने कहा कि मेरा मकसद किसानों के हित में कार्य करना होगा। वहीं सुशील राठी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में कार्य करती आई है और किसानों की हितैषी पार्टी है। उत्तराखंड में आएगी तो हमारी सरकार जो है किसानों के जो है फसल का अच्छा जो है रेट तय करेंगी और जो मुआवजा भी जो है देना काम करेंगे, जिस तरह से घटनाओं में हमारे जो शहीद हुए हैं उनको। और दूसरी चीज जो कर्जा माफी का मामला है, वो सरकार ने, हमारी कांग्रेस सरकार ने 2009 में किसानों का कर्जा माफ करने का कार्य किया था। बाकी और कोई सरकार ये नहीं करती। और हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों को पेंशन देने का काम माननीय हरीश रावत जी ने किया था, आगे भी जो है करेंगे। जो कर्जा माफ होगा, माननीय राहुल गांधी जी ने घोषणा की है कि किसानों का कर्जा जो है हम माफ करेंगे। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नव परिवर्तन पदयात्रा का पेगा गांव से शुभारंभ किया। इस मौके पर आप चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली भी मौजूद रहे। इस यात्रा में आप नेता हर गांव में जाकर लोगों की समस्या सुनेंगे। व्यवस्थाएं बनाई हैं और पंजे के नाम पर 10 साल सरकार चलाने के बाद भी इस जनता को अव्यवस्थाओं के पंजे से मुक्त नहीं कराया है। उन सबको देखने के लिए निकला हूँ। जो अवस्थाएं स्कूलों में है, सड़कों की स्थिति खराब है, बिजली पानी की व्यवस्थाएं हैं, वो सब निकला हूँ। सब मुख्यमंत्री पोर्टल पे डालूंगा और संबंधित विभागों को डालूंगा। रुद्रपुर से रोंगटे खड़े करने वाली खबर सामने आई है, जहां पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बता दें, पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद युवक खुद पुलिस के पास गया और घटना की जानकारी दी। उधर युवती के परिजनों की माने तो युवक दहेज के लिए अक्सर उसे परेशान करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 24 अक्टूबर को शादी की गई थी, 20 लाख रुपए की शादी करी गई और ये झूठ बोल के शादी कराई गई कि उसके पास शोरूम है, फर्नीचर का शोरूम है, पिकअप है, बहुत सारी बोलेरो हैं चलती हैं। और शादी के बाद पता लगा कुछ नहीं था, कुछ भी। और अल्टो कार दी गई। अल्टो कार का एक्सीडेंट करने के बाद क्या 4 लाख की डिमांड रख रहा था। क्या था, बड़ी कार चाहिए और कारोबार के लिए पैसा चाहिए। और अभी 8 दिन पहले आया भी था। देहरादून में बंद घरों में चोरी करने वाले 3 आरोपियों को थाना रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से करीब 5 लाख के जेवर बरामद भी हुए हैं। बता दें, 1 जनवरी को रायपुर के एक घर में आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। थाना रायपुर क्षेत्र अंतर्गत जो है एक जो वादी थे वो हमारे पास आए। उनका कहना यह था कि उनके घर में 1 जनवरी में चोरी हुई थी, जिसके संबंध में उन्होंने थाने में FIR लॉन्च करवाई और उनका शक था कि उनके किराएदारों की इसमें मिलीभगत है। जिस संदर्भ में जो है मुकदमा पंजीकृत करके जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, CCTV फुटेज वगैरह चेक किए, तो 3 लोग उसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए, जिनको ट्रैक करके फिर इनकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के दौरान ही इनके द्वारा जो है चोरी में जो इनके द्वारा चोरी किया गया सामान था, सारी ज्वेलरी जो है बरामद की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। गढ़वाल में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का समापन। राजनाथ सिंह बोले, पीएम मोदी के मन में उत्तराखंड के विकास को लेकर एक तड़प, विपक्ष पर साधा निशाना। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय पर भाजपाइयों ने किया घेराव। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तीखी नोकझोंक। पंजाब में हुए घटनाक्रम पर छिड़ा सियासी संग्राम। कोरोना के बीच चुनावी तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग। 5 साल में 5 लाख से ज्यादा वोटर्स बढ़े। नए जुड़ने वालों में महिला वोटर्स ज्यादा। और उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर। देहरादून बना कोरोना का हॉटस्पॉट। प्रशासन हुआ सख्त। कोविड नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई। सरकार का एक है मन, उत्तराखंड बने नंबर 1। धामी सरकार का एक है मन, उत्तराखंड बने नंबर 1। बात
होने लगी यहाँ अब रोजगार की। ऑल वेदर रोड बद्रीनाथ केदार की। कोविड-19 से पूरी जनता को बचाया, नए मार्गों को बना के पर्यटन को बढ़ाया। स्वस्थ हर जन उम्दा सोच हो हमारी, शिक्षा में प्रगति पहाड़ में रेलगाड़ी। महिला सशक्तिकरण की पहल हमारी, गाँव गाँव जन जन के अब हक की बारी। पाए युवा रोजगार, समाप्त बेरोजगारी, किसानों का हक अब हमारी जिम्मेदारी। सशक्त प्रदेश बनाने की पूरी तैयारी। धामी सरकार का एक है मन, उत्तराखंड बने नंबर 1। धामी सरकार का एक है मन, उत्तराखंड बने नंबर 1।